प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम संगठन के सिद्धांत प्रत्यायोजन अर्थात डेलीगेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संगठन की पद सोपान की जो व्यवस्था है उसमें क्या है, उच्च निम्न कई प्रकार के पद धारक कार्मिक होते हैं। सभी पदों को उनके लिए निर्धारित कार्य के निष्पादन के लिए सत्ता या अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में गठित या संचालित जटिल और जो विशाल संगठन है उसमें एक अधिकारी के लिए संभव नहीं होता कि वे बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन कर सके। अतः एक उच्चाधिकारी द्वारा दूसरे, वो उसका अधीनस्थ अधिकारी भी हो सकता है या कर्मचारी भी हो सकता है, उसको क्या है, कार्य व अधिकार सौंप देने होते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, प्रत्यायोजन कहलाती है। तो कहने का अर्थ यही है कि सत्ता का जो प्रत्यायोजन है वो अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करने से जुड़ा हुआ है। टेरी ने सत्ता का जो प्रत्यायोजन है उसके 3 प्रकार बताए हैं। जब उच्चाधिकारी अपने से निम्न अधिकारी को अधिकार सौंपता है तो उसको अधोगामी कहते हैं, और जब नीचे का कोई अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को अधिकार सौंप देता है तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के जो शेयर धारक हैं वो निदेशक मंडल को अधिकार देते हैं। समस्तरीय अर्थात क्षैतिज भी होता है, जब समान स्तर या समान पद के अधिकारी को या इकाई को क्या है, अधिकार सौंप दिए जाते हैं। ये जो प्रत्यायोजन है टर्म, इसका मैरी पार्कर फॉलेट जो हैं वो क्या है, मतलब उसको सही नहीं मानती। वो कहती हैं कि प्रत्यायोजन एक प्रकार का भ्रम है, कल्पनाएं हैं। क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं कि जो कार्य करता है उसको क्या है, सत्ता ऑटोमेटिक मिल जाती है। सत्ता किसी को सौंपने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सत्ता तो सौंप नहीं सकते। काम करोगे तो सत्ता मिलेगी। इसलिए सत्ता को सौंपना जो एक टर्म है जिसको प्रत्यायोजन कहते हैं वो क्या है, भ्रम है। तो जो काम करता है उसको सत्ता मिलती है, चाहे संगठन पसंद करे या न करे। प्रत्यायोजन जो है वो संगठन की व्यवहारिकता की मांग है, अर्थात किसी सत्ताधारी पर निर्भर रहने वाली प्रक्रिया नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रत्यायोजन का अर्थ और उसके प्रकारों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं प्रत्यायोजन के क्या खास विशेषताएं हैं। प्रत्यायोजन में किसी अधीनस्थ या संगठन की इकाई को एक सीमा तक यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने ढंग से कार्य करे। अधिकार प्राप्त करने वाला अधिकार सौंपने वाले से कुछ निर्देश व शर्तें भी प्राप्त करता है, अर्थात अधीनस्थ व्यक्ति की सीमाएं उच्चाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार से क्या है, प्रत्यायोजन में क्या है, सीमितता होती है, सीमाएं होती है। तो इसलिए इसकी खास विशेषता क्या है, सीमित प्राधिकार। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है दोहरा स्वरूप है, अर्थात प्रत्यायोजन अपने कार्य व अधिकार दूसरों को सौंपता तो जरूर है किंतु बहुत से अधिकार अपने पास भी रखता है। यानी जो अधिकारी किसी दूसरे को पावर देता है, अधिकार देता है, तो वो अपने पास भी बहुत से अधिकार रखता है। टेरी कहते हैं कि यह प्रक्रिया उसी प्रकार की है जैसे कि दूसरों को ज्ञान बांटते समय दूसरों को ज्ञान भी मिल जाता है और बांटने वाले के पास भी ज्ञान रहता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है कानूनी, और इसके 2 रूप हैं, कानूनी व व्यवहारिक रूप। कानूनी को डी ज्यूरी कहते हैं और अंग्रेजी में व्यवहारिक रूप को अंग्रेजी उसमें बोलते हैं डी फैक्टो। प्रत्यायोजन में निरीक्षण तथा नियंत्रण के अधिकार व अंतिम उत्तरदायित्व तो सदैव प्रत्यायोजक का बना रहता है। कानूनी रूप से सत्ता प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी में ही समाहित रहती है, जबकि व्यवहारिक रूप से क्या है, उस अधिकारी में दिखाई देती है जो उसको काम में लेता है। यानी जैसे हम
सरपंच की बात करें, महिला सरपंच है, अक्सर गांवों में देखा जाता है कि सरपंच के रूप में महिला की सीट रिजर्व है। तो जो परिवार राजनीति में रुचि लेते हैं, पूर्व में भी क्या है चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वो अपने घर में किसी महिला को क्या है कैंडिडेट के रूप में चुन लेते हैं, चुनाव में खड़ा कर देते हैं और वो जीत जाती हैं। तो वो महिला सरपंच जो है उसको इतनी राजनीति के रूप से कार्य करने की या और की जानकारी भी नहीं होती। तो ज़्यादातर क्या उनके कामकाज जो हैं उनके घर में जो पूर्व सरपंच रहे हैं, उनके पति हैं या जो भी हैं, वो संभालते हैं। तो व्यवहारिक रूप से में क्या होता है, जनता के रूप में तो क्या है लोग उनके पति से या जो भी उनके घर में है सदस्य उससे ही मिलते हैं, उनको ही काम कहते हैं, महिला के पास कोई नहीं जाता। तो वो जो सरपंच के पति या अन्य सदस्य हैं परिवार के, वो तो हो जाते हैं डी फैक्टो व्यवहारिक रूप, जबकि कानूनन क्या है महिला जो है वो क्या है सरपंच है। तो वो है डी ज्यूरी, ये है डी फैक्टो। इसी प्रकार प्रत्यायोजन की एक और विशेषता है कि एक बार प्रत्यायोजन हो जाने के बाद वह स्थायी रूप से प्रत्यायोजित नहीं रहता, जबकि उसमें संशोधन किया जा सकता है। अर्थात प्रत्यायोजन स्थायी नहीं है बल्कि यह परिवर्तनशील है, इसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। और ये सब चीज़ें क्या है, परिस्थिति है, कार्य है और आवश्यकता पर डिपेंड करता है। अगली विशेषता ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है, बल्कि आंशिक मात्रा में ही प्रत्यायोजन करता है। प्रत्यायोजन जो है वो एक कला है। किसी अधिकारी को कब और कितनी सत्ता देनी है तथा किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करना है, ये सब निर्धारण जो है प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यायोजन की कुछ खास बातें हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्यायोजन क्यों करना पड़ता है, इसकी क्या आवश्यकता है और उसका क्या महत्व है। पहला जो है इसका वो है कार्य का बोझ। कोई भी संगठन, इकाई या व्यक्ति में एक निश्चित सीमा तक ही कार्य करने की क्षमता या समझ होती है, क्योंकि कैपेसिटी हर एक की लिमिट है, अनलिमिटेड तो किसी के पास है नहीं। यदि कार्य का बोझ या मात्रा बढ़ती चली जाती है तो एकमात्र कारगर रास्ता यही होता है कि दूसरों को क्या है पावर डेलीगेट की जाए, दूसरों को काम सौंपा जाए कि भाई आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। समस्त प्रकार के कार्य स्वयं के कंधों पर लादने वाला अधिकारी न तो कार्य को जल्दी कर पाएगा और न ही मितव्ययिता और कुशलता रह पाएगी संगठन में। तो इसलिए अधिक कार्य का बोझ स्वतः ही प्रत्यायोजन को आवश्यक बना देता है। इसके बाद दूसरा जो इसका है वो है तकनीकी जटिलता। जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ सभी प्रकार के संगठनों में तकनीकी जटिलताएं या विशेषज्ञ सेवाएं प्रत्यायोजन की मात्रा भी बढ़ा रही है। प्रत्येक अधिकारी के लिए यह संभव नहीं होता कि वह प्रशासन तथा संगठन के विषय में जितने भी तकनीकी बिंदु हैं उनकी गहनता से, स्पष्टता से जानकारी रखता हो। तकनीकी विषयों से संबंधित जटिलताओं के कारण विवश होकर प्रमुख अधिकारी विचार विमर्श, विश्लेषण तथा योजना निर्माण और संचालन का कार्य दूसरे अधिकारियों को देने लगे हैं। प्रत्यायोजन के बाद भी उच्च स्तरीय नीति निर्माण और स्वीकृति के जो निर्णय हैं वो उच्च अधिकारी ही करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि तकनीकी जटिलता जो है, बढ़ती विशेषज्ञता जो है, उसने भी क्या है प्रत्यायोजन को आवश्यक बनाया है। समय की बचत। उच्चाधिकारी के पास संगठन या इकाई की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इन जिम्मेदारियों में क्या है नीति का निर्धारण करना और प्लानिंग करना भी प्रमुख है। यदि उच्चाधिकारी चाहता है कि वह नीति निर्माण और प्लानिंग में ज़्यादा समय दे, ज़्यादा उसके चिंतन करे, तो उसको क्या है दिन प्रतिदिन के कार्यों से क्या है मुक्त होना पड़ेगा। और इसके लिए वो क्या है जो इस प्रकार के रूटीन के जो कार्य हैं वो अपने से नीचे के अधिकारियों को क्या है वो सौंप सकता है। तो समय की बचत उसकी हो जाती है। तो समय के बचाने के लिए भी क्या है प्रत्यायोजन उच्चाधिकारियों को करना पड़ता है। इसी प्रकार सीखने का ये माध्यम भी है। प्रत्यायोजन अपने आप में एक प्रशिक्षण है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नीचे के जो सबॉर्डिनेट हैं उनको भी क्या है कार्य और अधिकार वितरित करें, ताकि इन अधिकारों और कार्यों और उत्तरदायित्वों को निभाने के दौरान वो अधीनस्थ क्या है एक्सपीरियंस ले और सीखे।
प्रत्यायोजन की इस प्रक्रिया में अधीनस्थों में संगठन के प्रति एक आत्मीयता का भाव पैदा होता है, पहल क्षमता का भी उनमें विकास होता है अधीनस्थों में, और उनके मनोबल में भी क्या है, वृद्धि होती है। निम्न पदधारक व्यक्ति जब उच्च स्तरीय कार्य और सत्ता का प्रयोग करता है तो स्वाभाविक रूप से उसको क्या है, अपना पर गर्व भी महसूस होता है कि वो सोचता है कि मुझे इस काम के लिए योग्य माना गया, मेरे में ऐसी काबिलियत है। तो सीखने का भी माध्यम है। इसके पश्चात प्रबंधकीय गुणों का भी इसमें विकास होता है। प्रत्यायोजन प्रक्रिया भविष्य के उच्चाधिकारी या प्रशासक तैयार करती है। नई समस्याएं या चुनौतियां हैं, उनसे जूझने की क्षमता यदि किसी में उत्पन्न करनी है तो उसका सबसे बढ़िया रास्ता क्या है, पावर को डेलीगेट करना है। प्रत्यायोजन करने के पश्चात उच्चाधिकारी आसानी से यह पता लगा सकता है कि किस अधीनस्थ में कितनी प्रतिभा, लगन और उत्साह है। इस प्रक्रिया से क्या होता है, भविष्य के लिए अनुभवी प्रबंधक या कंट्रोलर तैयार हो जाते हैं और साथ में सहजता से क्या है, उनका मूल्यांकन भी हो जाता है। तो प्रबंध के गुणों के विकास का पता लगाने के लिए या उन्हें विकसित करने के लिए भी ये आवश्यक है। अगला है संगठन में लचीलापन के लिए कठोरता, जड़ता या रूढ़िवादिता किसी भी संगठन की कार्यकुशलता के लिए, विकास के लिए बाधक होती है। बदलती परिस्थितियों के हिसाब से संगठन को ढालना, कर्मचारियों का विकास करना, उसके लिए ज़रूरी है कि संगठन में लचीलापन हो, जिससे क्या है, ताज़ी हवा के झोंके क्या है उसमें आते रहे। नवाचार और प्रत्यायोजन के द्वारा जो संगठन में जड़ता है, कठोरता है, उसको क्या है, तोड़ा जा सकता है तथा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति क्या है, बेहतर ढंग से की जा सकती है। तो संगठन में लचीलेपन के लिए भी क्या है, डेलीगेशन आवश्यक है। अगली है इसका महत्व या ज़रूरत इसलिए होती है, मितव्ययता और कुशलता को ये बढ़ाता है। प्रत्यायोजन से क्या होता है, निर्णय में शीघ्रता आती है और निर्णय के प्रशासनिक स्तर भी क्या है, कम हो जाते हैं। शीघ्र और प्रभावी निर्णयों से क्या है, संगठन में कुशलता और मितव्ययता बढ़ती है। कार्यों और अधिकारों का विभाजन होने से उच्चाधिकारी के सामने नियंत्रण और निर्देशन की भी क्या स्पष्टता रहती है। तो इस प्रकार से मितव्ययता और कुशलता को भी ये बढ़ाता है। उत्तराधिकार में भी सहायता मिलती है। प्रत्यायोजन और उत्तराधिकार में सीधा और गहरा संबंध है। प्रत्यायोजन के माध्यम से भविष्य के प्रबंधक तथा उत्तराधिकारी तैयार किए जाते हैं। एक उच्च प्रशासक द्वारा पद छोड़ने पर दूसरा अनुभवी एवं योग्य प्रशासक तभी मिल सकता है जबकि संगठन में प्रत्यायोजन अपनाया गया हो। इस प्रकार से प्रत्यायोजन जो है संगठन में बड़ा ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं प्रत्यायोजन के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन। जब किसी अधीनस्थ व्यक्ति या इकाई को स्थायी रूप से सत्ता और कार्य दे दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थायी प्रत्यायोजन कहते हैं। लेकिन जब किसी को कुछ समय के लिए प्रत्यायोजन किया जाता है और वापस अगर उससे सत्ता ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी प्रत्यायोजन कहते हैं। अगला है पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन। पूर्ण प्रत्यायोजन वह होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, जिसे अधिकार सौंपे जाते हैं, उसे निर्णय लेने और कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। प्रशासनिक संगठनों में क्या है, पूर्ण प्रत्यायोजन बहुत कम होता है। यदि प्रत्यायोजन कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आंशिक प्रत्यायोजन कहते हैं। इसी प्रकार औपचारिक प्रत्यायोजन और अनौपचारिक प्रत्यायोजन है। जब संगठन के लिखित नियमों, उपनियमों, आदेशों और प्रक्रियाओं के अनुसार प्रत्यायोजन होता है तो उसको औपचारिक कहते हैं। और जब परंपराओं, रीति रिवाजों और आपसी सद्भाव के द्वारा जो होता है पावर डेलीगेट, तो उसको क्या कहते हैं, अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है प्रत्यायोजन। जब अधिकार प्रदान करने वाले और अधिकार प्राप्त करने वाले के मध्य कोई बिचौलिया नहीं हो, कोई स्तर नहीं हो, तो क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति अथवा स्तर होता है दोनों के बीच में तो वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है। मुने ने अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन के दो उदाहरण दिए हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन है। इसी प्रकार पोप का जो चयन है उसके लिए भी क्या है, कार्डिनल परिषद बनती है, वो भी क्या है, इसी श्रेणी में आती है। इसी प्रकार लिखित और मौखिक भी है। जब विधिवत और लिखित आदेशों से होता है तो वो लिखित है, और जब
बिना लिखित होता है, मौखिक होता है, तो उसको क्या है हम मौखिक कहते हैं। जब एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को कार्य से संबंधित समस्त गतिविधियां क्रियाएं सौंप दी जाती है तो उसको क्या है सामान्य या विस्तृत प्रत्यायोजन कहते हैं। जबकि विशिष्ट प्रत्यायोजन में क्या होता है, संपूर्ण कार्य को नहीं सौंपा जाता और कुछ विशेष क्रियाएं या गतिविधियां दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रत्यायोजन कहते हैं। तो ये प्रत्यायोजन के कुछ क्या है प्रकार हैं। अब हम देखते हैं प्रत्यायोजन के सिद्धांतों के बारे में। पहला है स्पष्टता का सिद्धांत। संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधि स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे क्या है प्रत्यायोजन करने वाले और जिसको अधिकार मिल रहे हैं दोनों में क्या है कोई संशय न हो। और अगला जो सिद्धांत है ये है कि जिस व्यक्ति को नए कार्य और दायित्व दिए जाते हैं उसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अर्थात प्रत्यायोजन हमेशा क्या है लिखित में होना चाहिए ताकि प्रत्यायोजन की सीमाओं का भी क्या है उसको पता रहे। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को अधिकार या दायित्व सौंपे जाए उसे केवल स्पष्टता और निश्चितता नहीं होनी चाहिए बल्कि अधिकार इतने पर्याप्त होने चाहिए कि वह संबंधित कार्य और गतिविधि को संचालित कर सके। तो पर्याप्त अधिकार भी होने चाहिए और उत्तरदायित्व और सत्ता के बीच में क्या है संतुलन होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्यायोजन में पूर्ण और अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी, जिसको प्रत्यायोजक भी कहते हैं, उसके पास बना रहता है। इसी प्रकार आदेश की एकता के सिद्धांत का भी इसमें बड़ा महत्व है, उसका भी क्या है उसमें लागू करना चाहिए। और निरंतर संपर्क का अर्थ यही है कि प्रत्यायोजन में स्पष्टता होनी चाहिए। बार बार अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी के पास निर्देश लेने न आए बल्कि अधीनस्थ की समस्याओं को जानने तथा उससे सहयोग करने के लिए उच्चाधिकारी समय समय पर क्या है उसे संपर्क करता रहे। इसी प्रकार समीक्षा के अंतर्गत प्रत्यायोजित कार्य पूरा हो जाने के पश्चात और यदि आवश्यक हो तो बीच में ही अधीनस्थ द्वारा निष्पादित कार्य के क्या है समीक्षा करनी चाहिए, जिससे उसकी कमियां और बाधाएं जो हैं उनके बारे में पता लग सके। तो ये क्या है प्रत्यायोजन के कुछ सिद्धांत या मान्यताएं हैं। इसके पश्चात उसकी कुछ सीमाएं भी है कि जैसे मतलब सीमाओं का मतलब ये है कि किन चीज़ों का हमें प्रत्यायोजन नहीं करना चाहिए। जैसे अपने से जो निकट अधीनस्थ हैं उनका पर्यवेक्षण प्रत्यायोजित नहीं करना चाहिए। वित्तीय स्वीकृति और नियंत्रण के जो अधिकार हैं उनको भी क्या है प्रत्यायोजित नहीं करना चाहिए। नई नीति को बनाना और योजनाओं की स्वीकृति भी नहीं देनी चाहिए। कानून जो हैं, कानून बनाने की जो शक्ति है वो भी क्या है प्रत्यायोजित नहीं करनी चाहिए। जो निकटस्थ अधीनस्थ है उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जो सुनवाई है वो भी क्या है नहीं देनी चाहिए। और अत्यंत गुप्त निर्णय और उच्च स्तरीय कूटनीति है उनको भी प्रत्यायोजित नहीं करना चाहिए। जो अधिकार स्वयं के पास नहीं है उनको भी प्रत्यायोजित नहीं करना चाहिए। और अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले जो हैं उनको भी क्या प्रत्यायोजित नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है प्रत्यायोजन के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा।